हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और काफ़ी लंबे समय बाद ये क्लास भी आ रही है, क्योंकि पिछले 10 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। ऑपरेशन की मैंने इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर पहले ही पोस्ट कर दी थी और लगभग 10 दिन से मैं बेड रेस्ट पे था। इवन कि अभी भी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी पेपर नज़दीक होने के साथ साथ घटना चक्र और घटना सार, जो कि वार्षिकी करंट अफेयर्स आती है, जिसके नोट्स बनाने का मैंने टारगेट था कि 5 जनवरी तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन तबीयत ही ऐसी साथ नहीं दे पाई, जिसकी वजह से मैं पूरा का पूरा सिस्टम मेरा रुक गया और आप लोगों की तैयारी थोड़ी सी बाधित जरूर हुई होगी। और आप लोगों के लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स की क्लास जल्दी शुरू करिए। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि घटनासार वार्षिकी जो आती है 2 पार्ट में इस बार आई है। अर्धवार्षिकी एक आई है अभी सेकंड वर्जन, जो कि जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का है, और उसका पहला वर्जन था फरवरी से अगस्त तक का। तो ये पूरी की पूरी घटनासार को मैंने कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ इस बार घटना चक्र ई दृष्टि ने नवत्र के नाम से एक वार्षिकी निकाली है, जिसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने कल की शाम में वीडियो में दे दी थी कि कौन कौन सी हम चीजों को कवर करेंगे। तो दोनों ही मैगजीन को मैं समाहित करते हुए, जो आपके आरओ एग्जाम 2023 का पेपर है 11 फरवरी 2024 को, और यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स जो कि 17 मार्च को पेपर रहेगा, इन दोनों के लिए ये पूरी की पूरी करंट अफेयर सीरीज बेहतर रहेगी। और आप लोग इसे रेगुलर लगातार देखते रहिए, साथ में इसका रिवीजन करते रहेंगे, तो करंट अफेयर्स की सीरीज पूरी तैयार हो जाएगी। कैसे तैयार करेंगे हम लोग, तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैं नेशनल कवर करूंगा, फिर इंटरनेशनल, फिर इकोनॉमिक्स, फिर यूपी स्पेशल, फिर बाकी जो सेगमेंट होते हैं वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। और अगली 5 से 6 क्लास में पूरी की पूरी करंट अफेयर्स को हम लोग एक साल की कवर कर लेंगे, जिसमें घटनासार और घटना चक्र ई दृष्टि पूरी तरीके से शामिल रहेगी। तो यहां पर इस बार हम लोग बुक के माध्यम से न पढ़ के उनकी जो मेन मटेरियल्स होते हैं, सारे टॉपिक्स के जो मेन एग्जाम ओरिएंटेड, जो पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं, उनको इंक्लूड करते हम लोग हैंड रिटन नोट्स के तौर पे पढ़ेंगे, ताकि कम समय में मल्टीपल रिवीजन हो सके। और आप इसकी पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप इसे परचेस कर लेंगे। आज अगर आप 16 तारीख को इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 3 दिन का वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स ये 3 सेगमेंट कवर हो गए। बाकी सेगमेंट भी आपको 16, 17 तारीख, 18 तारीख तक हो जाएंगे। और 18 के बाद मैं एक अपडेट दे दूंगा, जहां से आप पूरी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 18 के बाद देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग कवर करेंगे नेशनल घटनाक्रम, अर्थात कि राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम देखेंगे, जिसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बिल आए, सारी चीजों को। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पॉइंट वाइज हम लोग कवर करेंगे। जैसे पहला टॉपिक इसमें हमारा रहेगा 3 नए अपराध कानून, जो अभी पारित किए गए थे संसद के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा से, और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी रखा गया, फिर वहां से भी सहमति मिल गई। और जिसके लिए अभी आप लोगों ने 5-6 दिन पहले ही देखा होगा, या यूं कहें कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हिट एंड रन केस के मामले में सारे के सारे ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी। तो वो मामला क्या था और उससे रिलेटेड क्या कानून आए हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए सीधे पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट है 3 नए अपराध कानून पारित होना। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो 3 नए कानून है, वो शीतकालीन सत्र में 3 नए कानून लाए गए। और शीतकालीन सत्र जो होता है सामान्यतः नवंबर के मिड में शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। और इस आधार पे अगर हम देखें, तो 3 जो पहले के हमारे कानून थे भारत में, जिनके आधार पे शासन चला आ रहा था, जो कि चाहे वो दंड संहिता हो, न्याय संहिता हो, साक्ष्य संहिता हो, एविडेंस एक्ट जिसे हम कहते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया। और सबसे प्रमुख इसके नाम में परिवर्तन किया गया, क्योंकि जब संसद के द्वारा, या यूं कहें कि वर्तमान सरकार के द्वारा, जब नए 4 लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेके आए गए थे, नए 4 कानून लेकर आए गए थे लेबर से संबंधित, उसको भी यूपी पीसीएस और यूपीएससी ने सीधे एज इट इज प्रश्न में पूछ लिया था। तो इस बार ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, इंपॉर्टेंट जो है कि कानून है, तो यहां से भी पूछा जा सकता है। तो पहली चीज हमें देखना होगा कि जो पहले कानून था भारतीय दंड संहिता 1807, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते थे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, यानी इंडियन पिनल कोड, जो कि अंग्रेजों के जमाने की थी। भारतीयों को शोषण करने के लिए, भारतीयों के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कानून की व्यवस्था थी। हालांकि वर्तमान में भी न्याय व्यवस्था जो चल रही थी, दंड संहिता, वो इसी का पालन कर रही थी। तो वर्तमान सरकार के द्वारा, जो वर्तमान में आपकी केंद्र सरकार में है, और संसद के द्वारा एक नया कानून बनाया गया और इसका नाम लिया गया भारतीय न्याय संहिता। तो ध्यान देना कि शब्द का परिवर्तन भी पूछा जा सकता है, कि भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा एक था सीआरपीसी, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर
कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि जो दंड की प्रक्रिया होगी वो पूरा का पूरा प्रावधान लिखा होता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको कितनी सजा होगी, अगर आपने कोई मर्डर किया तो आपको क्या सजा होगी, किसी के साथ बलात्कार किया तो क्या सजा होगी, कोई आपने किसी के साथ डकैती की या किसी की संपत्ति चोरी की तो क्या अपराध होगा। तो उसकी जो प्रक्रिया होती है जो 1898 के नाम से जानी जाती थी, 1898 सीआरपीसी, अब उसका नया नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये नया नाम हो गया। और तीसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसको हम लोग एविडेंस एक्ट भी कहते थे, कि जिसके साथ अगर आप छेड़खानी करते हो, कोई साक्ष्य मिटाने का प्रयास करते हो, सबूत मिटाने का प्रयास करते हो, तो भी आप क्रिमिनल कहलाओगे। तो इसका भी परिवर्तन किया गया भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। तो इसमें नाम में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल ईयर में परिवर्तन हुआ है। तो ये तीन प्रमुख जो है कि आपके बिल लाए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी चर्चा में रहा हिट एंड रन केस, और हो सकता है कि एग्जामिनर ने इस प्रश्न को पहले ही सेट कर लिया होगा कि ये तीन नए कानूनों को मैं शब्दावली के साथ पूछूंगा कि किस कानून के साथ किसको प्रतिस्थापित किया गया है। तो दंड संहिता को न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया, दंड प्रक्रिया को नागरिक सुरक्षा से रिप्लेस किया गया, और साक्ष्य अधिनियम को साक्ष्य संहिता के साथ रिप्लेस कर दिया गया। एक वर्ड और ध्यान देना कि इससे पहले आप देखोगे कि ये सारे के सारे संहिता या अधिनियम थे, लेकिन अभी जो आया वो कोड के नाम से है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि इसमें प्रमुख बदलाव क्या क्या हुए हैं, जिसको लेकर बहुत सारे विवाद थे। तो इसमें कुछ प्रमुख बदलाव थे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। इसमें लिखा गया है कि अगर आप नाबालिग, नाबालिग क्या होता है, जो 18 साल से कम उम्र की महिलाएं होती हैं, नाबालिग के साथ या चाहे वो लड़का लड़की, उसके साथ अगर आप रेप करते हैं तो ऐसे में आपको उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान लिखित रूप में कर दिया गया है। अभी तक क्या होता था, बहुत सारे अलग अलग कोड होते थे, बहुत सारे अलग अलग केस होते थे, तो किसी में 7 साल, किसी में 10 साल, किसी में 12 साल की सजा होती थी। लेकिन अब सीधा एक ही स्टेटमेंट, नाबालिग के साथ अगर आपने कुछ ऐसा दुष्कर्म किया तो आपको उम्र कैद या सीधे फांसी की सजा होगी। हत्या की जो धारा थी, जिसको हम लोग कहते थे अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब धारा नंबर 302 के तहत, दफा 302 के तहत आपका यह मुकदमा है कि आपने इस व्यक्ति की हत्या की तो आपको फांसी की सजा मिलेगी। तो उस धारा के नाम में परिवर्तन किया गया है और 101 कर दिया गया है। हालांकि उसमें और भी कई सारे जटिल प्रावधान दिए गए थे, लेकिन जो सामान्यतः चर्चा में रहने वाले होते हैं, जो हम लोग सोसाइटी में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, डिबेट में सुनते हैं, उनको जो है कि एग्जामिनर उठा के पूछता है। वही मॉब लीचिंग, देखते ना, भीड़ का कोई नाम नहीं होता है। कभी कभी होता है कि किसी जगह पे कोई हिंसा हो रही है और वहां पे भीड़ ने, उकसाई भीड़ ने किसी व्यक्ति की जान ले ली, तो मॉब लीचिंग कहते हैं इसे। और ऐसे में अगर आप मॉब लीचिंग में पकड़े जाते हैं तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। दूसरा, हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा या 7 लाख जुर्माना, ये वाला था जो अभी विवाद में आया था। ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, जिसकी वजह से बहुत सारी कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलना बंद हो गया। तो हिट एंड रन कानून जो आप लोगों ने बहुत सारे डिबेट सुन लिए होंगे इसके बारे में, तो इस पे ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। बस इतना ही प्रावधान था कि अगर आप किसी व्यक्ति को टक्कर मारते हो, स्पेशली ट्रक ड्राइवर अगर है, और टक्कर मार के आप भाग जाते हो, तो ऐसी स्थिति में आपने न तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और ना ही उसका बचाव किया, बल्कि आपने अपना बचाव किया और भाग गए, हिट किया और रन हो गए, भाग गए। तो ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर आपको या तो 7 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा या फिर 10 साल की सजा होगी, या दोनों भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि किस तरीके का क्राइम हुआ है। और इसी चीज को लेकर ट्रक ड्राइवरों का प्रावधान था, विरोध था कि अगर हमारे पास 7 लाख रुपए होते तो हम ट्रक ही क्यों चलाते। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कई बार होता है कि ट्रक ड्राइवर अगर अच्छे व्यक्ति होते हैं, नेक व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मुझसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा दूं, लेकिन उससे पहले ही वहां की जो लोकल जनता होती है, जो खुद ही अपने हाथ में कानून ले लेती है और उस ट्रक ड्राइवर की मृत्यु तक हो जाती है, ऐसे में तो वो क्या करेगा, अपने बचाव में भागेगा ही। यही तो मांग थी सरकार से। खैर, हम डिबेट पे नहीं जाएंगे। तो ये कुछ प्रावधान थे और इससे संबंधित कुछ तिथि है, क्योंकि आरओ के एग्जाम में क्या होता है ना कि बहुत अटपटा सा करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ऊट पटांग टाइप का, जो कि पीसीएस में नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे इसकी महत्वपूर्ण तिथि को भी याद रख लेना। 20 दिसंबर 2023 को ये लोकसभा से पारित हुआ, 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हुआ और 25 दिसंबर 2023 को इस पर राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी दे दी गई है। हालांकि इसे लागू करने का प्रावधान 1 साल बाद किया जा रहा है, लेकिन ये पूरे के पूरे केस को मैंने आपको डिटेल कर दिया। इसी तरीके से अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी इस पर भी अभी मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड विधेयक पारित किया गया संसद के द्वारा, जिसपे भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है। लेकिन इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और जो अदर निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो 2, उनके कार्यकाल, सेवा शर्तें, पद, नियुक्ति प्रक्रिया, इनसे संबंधित एक नया विधेयक लाया गया है। तो क्या है वो विधेयक, जरा सुनते हैं। तो उसका अगर हम नाम देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल विधेयक 2023 को पारित किया गया।
जो कि लोकसभा से 21 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा से 12 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। अब आप कहोगे सर आपने इन दोनों ही करंट अफेयर्स में देखा कि डेट को जरूर मेंशन किया है, तो अगर मैं अपने अनुभवों के आधार पे कहूं और आपने अगर पीवाईक्यू का एनालिसिस किया भी होगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तो अक्सर एग्जाम से 2 महीने पहले का करंट अफेयर्स अगर आपका अच्छे से तैयार है ना, डेट बाई डेट, तो आपका करंट अफेयर्स का 70% क्वेश्चन हो जाता है। आप यूपी पीसीएस का पेपर देख लो, 14 मई को पेपर था, उसमें फरवरी मार्च अप्रैल के प्रश्न खूब सारे थे। आप आरओ 2021 का पेपर देखिए, 5 दिसंबर को था, उसमें सितंबर अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि आयोग अपने एग्जाम से पिछले 2 महीने का, 3 महीने का खूब अच्छे से प्रश्न पूछता है। अगर वो आपका तैयार है तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और फिर आरओ का पैटर्न ऐसा है कि थोड़ा अटपटा टाइप का प्रश्न पूछता है, डेट भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने इन सब चीजों को मेंशन किया है। बाकी आप चाहें तो पीडीएफ में आप ना भी पढ़ना चाहें, तो यहाँ पे मेन क्या था कि ये जो प्रावधान आ रहा है ये आपका सबसे पहले 1991 के अधिनियम का स्थान लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो 2023 का इलेक्शन कमीशन अधिनियम जो आ रहा है वो कौन सी ईयर के अधिनियम का प्रावधान रिप्लेस करेगा, तो 1991 का। अब होगा क्या इसमें परिवर्तन कि नाउ मतलब अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, जो कि आर्टिकल नंबर 324 के तहत भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसका एक निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यही प्रावधान आप पढ़ते हुए आए हो। लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोनों की नियुक्ति अब राष्ट्रपति तो करेंगे ही पहले की तरह, लेकिन अब एक चयन समिति की सिफारिश पर करेंगे। किसकी सिफारिश पे? चयन समिति की सिफारिश पर। जिस चयन समिति में 3 प्रमुख लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी रहेंगे अध्यक्ष के तौर पे, मंत्रिमंडल से एक मंत्री रहेगा। अब मंत्रिमंडल का मतलब होता है प्रमुख मंत्रालय, जैसे वित्त मंत्रालय के मंत्री हो गए, रक्षा मंत्रालय के हो गए, गृह मंत्रालय के हो गए, कानून मंत्रालय के हो गए, वाणिज्य मंत्रालय के हो गए। तो कोई भी एक मंत्री इसमें शामिल हो जाएगा। और लोकसभा में विपक्ष का नेता, अब लोकसभा में जो विपक्षी दल होते हैं उनका एक नेता होता है जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो वो भी इसमें शामिल रहेंगे इस चयन समिति में। और यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप लाया गया है। तो यहां पर आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, जो मैंने पहले मद्रास हाईकोर्ट बोल दिया था वो कोई और बिल था, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती है और जो अदर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो सरकार ने भी इसके लिए एक बिल लाया और यहाँ पे बताया कि अब जो चयन समिति है वो उसमें ये लोग शामिल होंगे। तो अब यहाँ से प्रश्न 2 तरीके के बन सकते हैं आपसे, या तो स्टैटिक पोर्शन आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन से आर्टिकल प्रावधान है, कौन से भाग में, कौन सी अनुसूची में, तो ये चीजें मैंने शॉर्ट नोट्स में डिटेल मेंशन की है, क्या उसकी फंक्शनिंग है। अगर करंट का सेगमेंट आएगा तो पूछेगा 2023 का जो बिल आया वो कौन से वर्ष को रिप्लेस कर रहा है, तो 1991 को। या फिर इसमें अब जो चयन समिति शामिल हो रही है, इस चयन समिति शामिल में कौन सा सदस्य इसमें शामिल नहीं है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा विपक्ष नेता। तो भाई गृह मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा इस चयन समिति में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसी तरीके से कुछ एक इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि जिसने जिसने अगर आपके पास घटनासार जो सेकंड वर्जन आया हुआ है जुलाई से दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर, तो उसके सारे टॉपिक ही मैंने डिलीट किए हैं, लेकिन वो सारे टॉपिक में बहुत सारी कहानियां दी हुई हैं, बहुत सारा परपंच दिया हुआ है जो कि आपको एग्जाम में नहीं पढ़ना है। तो मेन जो पॉइंटेड है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उनको आपको कवर करना है, जो कि यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो एक आर्टिकल और आया था, यानी अधिनियम प्रेस पत्र पत्रिका पंजीकरण, मतलब प्रेस पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण, इससे संबंधित एक विधेयक आया था जो कि प्रेस एवं आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। आवधिक मतलब एक टाइम ड्यूरेशन तक के लिए। और यह विधेयक इट मीन्स कि पीआरबी को अगर मैं कहूँ, प्रेस जो पीआरबी है आपका, प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा। तो पहली चीज, जो 2023 में ये विधेयक आ रहा है, ये कब का स्थान लेगा? 1867 में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय चलता था उस समय का। और इसमें अन्य प्रावधानों के अनुसार अगर हम देखें तो एक प्रमुख परिवर्तन किया गया कि अब विदेशी पत्र पत्रिकाओं के संस्करण का भारत में अगर प्रकाशन करना है तो उसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। अब बहुत सारे हमारे यहाँ फॉरेनर्स के जो है कि पत्र पत्रिकाओं के संस्करण पब्लिश होते हैं, जैसे वर्ल्ड अफेयर्स देख लीजिए, मैगजीन आती है, और भी बहुत सारे फॉरेन की मैगजीन जो है कि यहाँ पब्लिश होती है। लेकिन उस मैगजीन में क्या पब्लिश किया जा रहा है, क्या हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पब्लिश किया जा रहा है, क्या हमारी अखंडता, एकता, अक्षुण्णता को बनाए रखा जा रहा है कि नहीं, इन सभी के लिए परमिशन केंद्र सरकार से ली जाएगी। आप समझ सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने जब पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री में,
और अब हम इसके बाद देखेंगे अपना फोर्थ टॉपिक है जो कि CGST। इट मीन्स कि जो GST बिल आया था 2017 में, उससे संबंधित कुछ प्रावधान है। और मुख्य रूप से इसमें कोई टैक्स स्लैब या जो है कि आपका जो रेट होती है, जैसे कि GST टैक्स रेट होती है ना कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। एक छोटा सा चेंजेस है CGST में। CGST मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेते हैं। और सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि GST लागू कब किया गया भारत में, तो हमारे भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो उसी समय से दो तरीके के मतलब 3 तरीके के टैक्स थे। तो एक तो आपको टैक्स मिलता था CGST के नाम से, ठीक है, CGST के नाम से। एक होता था SGST, इट मीन्स कि स्टेट का टैक्स होता था। और एक होता था कि कभी कभी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम किसी वस्तु को भेज रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो वहां पे इंटीग्रेटेड एक टैक्स लगता है जिसको हम लोग कहते थे IGST। तो ये 3 प्रकार के टैक्स होते थे। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स में हम संशोधन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्पेशली GST वाले में। तो सेंट्रल GST जो था CGST, जो कि संशोधन अधिनियम 2023 को आया, राज्यसभा ने 20 दिसंबर को पारित किया और लोकसभा ने एक दिन पहले 19 दिसंबर को पारित किया। CGST जो विधेयक है वो 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है। और यह संशोधन मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया। तो मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश ये दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपने GST से संबंधित जो अपीलीय अधिकरण है उसके सदस्यों के कार्यकाल वगैरह और जो उसमें पैटर्न करने सुधार, वो सारी चीजें कर लीजिए। तो केंद्र सरकार को इससे एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल गया, जो कि अपीलीय ट्रिब्यूनल, हालांकि GST के लिए पहले से ट्रिब्यूनल है, लेकिन यहाँ पे अपीलीय ट्रिब्यूनल का अधिकार मिल गया। और जिसमें एक अध्यक्ष होगा, उसका कार्यकाल 67 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 70 वर्ष। और सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 67 वर्ष। तो यहां पर याद रखना है कि जो CGST के तहत जो अपीलीय अधिकरण होता है, जो अपीलीय ट्रिब्यूनल होता है, उसमें जो अध्यक्ष महोदय उनका कार्यकाल हो गया 70 ईयर्स और जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल हो गया है 67 ईयर्स। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपसे अगर एक बार RO ने पूछ लिया तो शायद फिर अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा या उसके पॉइंट को नहीं पढ़ा तो करना फिर मुश्किल हो जाएगा उस प्रश्न को, और फिर आप गलत करके आएंगे। अब यहां पर हम देखेंगे अगला पॉइंट है, तो यहाँ पे ओमान के जो सुल्तान साहब हैं उनकी भारत की यात्रा है, तो इससे संबंधित एक नेशनल पॉइंट बना। तो यहाँ पर हम इसे जरा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इसको इंटरनेशनल रिलेशन में भी कवर किया जा सकता था, लेकिन जब नेशनल में ही दिया हुआ था तो मैंने नेशनल में कवर कर लिया। तो ओमान के जो सुल्तान साहब है उनका नाम है हैथम बिन तारिक। पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए। और ये लेटेस्ट जो है कि यात्रा है, अगर मैं किसी विदेशी यात्रा के बारे में बात करूं, किसी विदेशी व्यक्ति की या किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख की या भारत की मोदी जी की यात्रा की बात करूं, तो ये एक लेटेस्ट यात्रा जहां से विदेशी स्तर से अगर प्रश्न पूछेगा तो पूछा जा सकता है यहां से कि हैतिम बिन तारिक जो है कि ओमान के सुल्तान है, जो 18 दिसंबर तक 16 से 18 दिसंबर तक भारत की यात्रा पे थे। और यहां पर PM मोदी जी के साथ इनकी मुलाकात होती है हैदराबाद हाउस। अब ये हैदराबाद दक्षिण भारत का तेलंगाना का हैदराबाद नहीं है, बल्कि यहाँ पे ही नई दिल्ली में कई सारे अलग अलग भवन होते हैं जहां पर मीटिंग्स होती हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। तो हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई और 4 जो है कि हस्ताक्षर हुए बिल पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं, जो ज्ञापन पत्र होते हैं उस पर 4 प्रमुख हस्ताक्षर हुए, जिनमें से 3 मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और डोफर विश्वविद्यालय ओमान के मध्य एक समझौता हुआ कि जो भारतीय जो इंडियन कल्चर काउंसिल है, इसके द्वारा लगातार अब ओमान में जो डोफर विश्वविद्यालय है वहां पर इस तरीके के संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा जो भारत के सांस्कृतिक संबंध को ओमान से और मजबूत करेंगे। तो डोफर विश्वविद्यालय करके प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि UPPCS 2023 के जब करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि हम वहां के एक यूनिवर्सिटी का कैंपस भारत में खोल रहे हैं, अहमदाबाद में, और वो सीधा प्रश्न आपका UPPCS ने पूछ लिया था। तो इस तरीके के प्रश्न पूछता है। दूसरा, सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता किया गया। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग, अपराध एवं आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित ओमान और भारत आपस में एक सहयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म जैसी एक्टिविटी जो बढ़ावा हो रही है इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। या यूं कहें कि FATF का कहीं ना कहीं ये लोग सहयोग करेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। क्लियर इतनी बात। और अब हम अगली पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली स्टील सड़क। अभी तक आपने जो सड़क देखी है या अभी तक आपने 2 प्रकार की सड़कें यूज की होंगी। अगर आप सड़कों पे गाड़ी से चल रहे होंगे, मोटरसाइकिल से चल रहे होंगे, साइकिल से, 4 व्हीलर से, पैदल भी, तो 2 तरीके की सड़क देखी होगी, या मैं चलो कहता हूँ 3 तरीके की। गांव में अक्सर आपने देखा होगा ईंटों का खड़ंजा होता है, ठीक है, ईंटों की सड़क होती है, जो आपस में ईंटें होती है ना, जो भट्ठों की ईंटें होती हैं, आपस में इनको इंटरलॉकिंग कर दिया जाता है, और इस तरीके की सड़कें आप गाँव में देखते हैं, सामान्यतः कच्चे शहरों में होती है। दूसरी आपने सड़कें देखी हैं जो आपके हाईवे बनते हैं कोल तार से,
जो छोटे छोटे ईंटों मतलब जो बजरी होती है, गिट्टी होती है, उसको डाल के और उसमें कोलतार वगैरह ड्रम में बड़े बड़े पिघला के और बीच बीच में डाला जाता है ताकि वो काले रंग की सड़क तैयार हो जाती है। और एक सड़क का प्रकार आपने देखा होगा जिसको हम आरसीसी सीमेंटेड रोड कहते हैं, जो सीमेंट के द्वारा बनाई जाती है। इन तीनों के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार की सड़क बनाएगी स्टील सड़क। एक स्टील स्लैग जो होता है, ये प्रोडक्ट होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में जो स्टील इंडस्ट्री में पैदा होता है। ये कोलतार और आरसीसी की सड़कों का एक विकल्प है जो कि कार्बन को भी न्यूट्रलाइज करता है, कार्बन उत्सर्जन भी कम से कम करता है और मजबूती के मामले में बहुत अधिक होता है। तो इससे संबंधित भारत में पहली एक सड़क बनी है जो NH6 है, नेशनल हाईवे 6 को हजीरा सूरत यानी गुजरात पोर्ट से जोड़ने वाली पहली 6 लेन की स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया। अब स्टील स्लैग की मैंने बात बताई कि जो स्टील उत्पादन की जो इंडस्ट्री होती है, जहां स्टील का प्रोडक्शन होता है, वहां पर स्टील स्लैग एक ठोस अपशिष्ट के रूप में बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। और इस बाई प्रोडक्ट का अगर हम अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन भी न्यूट्रलाइज होगा और साथ ही साथ मजबूत सड़क भी मिलेगी। तो पहला इसका इंप्लीमेंट किया गया कि NH6 को हजीरा पोर्ट जो है आपका बंदरगाह है उससे कनेक्ट किया गया कि ताकि जो भी बंदरगाह से सामान की कार्गो की आवाजाही होती है NH6 पर, तो इस दौरान हमने स्टील सड़क का निर्माण किया। तो ये भारत की एक प्रमुख उपलब्धि है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाई भारत में किस जगह या पहली बार जो स्टील सड़क बनाएगी स्टील स्लैग की, वो क्या है या किस प्रोडक्ट से निकलती है, किस इंडस्ट्री से निकलती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और अब हम आते हैं 5 राज्य के विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि आपके 2022 के प्रीलिम्स के एग्जाम्स में यूपी पीसीएस में सीधा सीधा 2 प्रश्न आए थे। एक तो था जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, जो कि मैंने पढ़ाया भी था, उसमें एक तो अध्यक्ष पूछ लिया गया था और दूसरा वहां की विधानसभा सीटें। दोनों ही प्रश्न एक ही एग्जाम में थे जो लेटेस्ट आपके चुनाव हुए थे। और अभी भी हमारे भारत में 5 राज्यों के लेटेस्ट इलेक्शन हुए, एक दक्षिण भारत का तेलंगाना, बाकी नॉर्थ इंडिया के जैसे MP हो गया जहां पे मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बने, राजस्थान जहां पे बीजेपी की सरकार आती है, इसी तरीके से एक मणिपुर में भी चुनाव हुआ, वहां की लोकल पार्टी बहुमत में आती है। तो ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपसे एक ना एक जरूर या तो आर में बनेगा या फिर पीसीएस में बनेगा। तो इसको कवर करना बहुत अच्छे से जरूरी है। लेकिन उसमें हम कवर क्या करेंगे, कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी लिखी हुई थी उस मैगजीन में मैंने देखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है पहले MP की बात करेंगे तो यहाँ की विधानसभा सीट कितनी है, 230। वर्तमान में यहाँ पे सीएम कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव। इससे पहले कौन थे, तो शिवराज सिंह चौहान जी थे, जिनको हम लोग मामा कहते थे प्यार से। हालांकि वो अपनी विधानसभा की सीट तो जीत गए लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया इस बार। और यहाँ पे उप सीएम, इस बार आप ये देखोगे कि जितने भी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उन सभी राज्यों में आपको वाइस चीफ मिनिस्टर या उप सीएम देखने को जरूर मिलेंगे। तो एक राजेंद्र शुक्ला जी बनते हैं और एक जगदीश देवड़ा जी बनते हैं। हालांकि अगर आपको उप सीएम याद ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना याद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहां से प्रश्न नहीं बनेगा। या तो सीएम पूछेगा या तो अध्यक्ष पूछेगा या तो वहां के राज्यपाल पूछेगा। कई बार होता है राज्यपाल पूछता और हम लोग याद नहीं करते हैं। तो विधानसभा सीट याद रख लेना। और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई पटेल जी हैं, मंगू भाई पटेल जी हैं। और यहाँ पर स्पीकर की बात करें, क्योंकि पीसीएस में स्पीकर पूछा था एक प्रश्न में और एक प्रश्न में वहां के पूछ लिए गए थे विधानसभा सीट। स्पीकर की बात करेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर, ये कोई और नहीं बल्कि आपके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र सरकार के साथ थे, अब इनको यहाँ का वाइस जो है कि विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया है। और सरकार किसकी बनी है, तो बीजेपी दल की बनी है। तो ये MP से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको सीधे सीधे कवर कर लेने हैं। बाकी इसके बाहर इन इलेक्शन से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। उसी तरीके से राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीट 200 थी। हालांकि जो चुनाव हुआ था वो 199 सीटों पे हुआ था, एक सीट का चुनाव रद्द कर दिया गया था। सीएम बने यहाँ पे एक पंडित जी भजन लाल शर्मा जी। उप सीएम की बात करें तो दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा जी बने। राज्यपाल की बात करेंगे तो कलराज मिश्र जी हैं, जो कि कलराज मिश्र जी यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा के स्पीकर कौन बने, तो वासुदेव देवनानी। तो ध्यान देना कि यही सारे फैक्ट हैं जहां से प्रश्न आपको मिल जाएगा, बाकी यहां से कुछ और नहीं पूछेगा। सरकार की बात करेंगे तो बीजेपी दल की यहाँ पे सरकार है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो विधानसभा सीट यहाँ पर 90+1 चुनाव हुआ था 90 पे, और एक एंग्लो इंडियन मनोनयन होता है। हालांकि अब तो सभी राज्यों से जो है कि एंग्लो इंडियन की समाप्ति कर दी गई है, लेकिन फिर भी आपसे ऑप्शन में या तो 90 देगा या तो 91, कवर कर लेना इसको। सीएम की बात करें तो विष्णुदेव सहाय, जो कि एक आदिवासी हैं, और उप सीएम के रूप में अरुण साव और विजय शर्मा जी यहाँ पे शामिल हुए। राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन, और विधानसभा स्पीकर की बात करेंगे तो रमन सिंह जी को विधानसभा स्पीकर
बनाया गया है। और अब यहाँ पे तेलंगाना की बात करेंगे, जो दक्षिण भारत का चुनाव है। तो देखिए, तेलंगाना में जो सीट थी वो भी 119 सीटों पे चुनाव हुआ और एक आपका एंग्लो इंडियन है। सीएम की बात करेंगे तो रेवंत रेड्डी साहब यहाँ के सीएम बनते हैं। और उप सीएम की बात करें तो भट्टी विक्रमार्क यहाँ पे उप सीएम है। राज्यपाल की बात करें तो टी सौंदरराजन है। और विधानसभा स्पीकर की तो गद्दाम प्रसाद, गद्दार नहीं पढ़ना है, गद्दाम प्रसाद पढ़ना है। और यहाँ पे जो सरकार बनती है वो कांग्रेस दल की बनती है। बाकी जगह आपने अभी तक पढ़ा बीजेपी सरकार बनी है, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान। मिजोरम की बात करेंगे यहाँ पर तो देख लेते हैं। यहाँ की जो विधानसभा सीट है वो 40 है। अच्छा, न्यूनतम विधानसभा सीट कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500। ये मैंने शॉर्ट नोट्स में कवर किया है डिटेल से। अगर आप लोगों ने वो चीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। घटनाचक्र पूर्वालोकन के जो शॉर्ट नोट्स हैं पूरे डिटेल से सभी क्लासेस हो चुकी हैं। एक दो सब्जेक्ट बचे जिसको मैं कल से शुरू करने वाला हूँ, या हो सकता है आज शाम से ही शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब तबीयत में थोड़ा रिकवरी हो चुकी है। लेकिन ज़्यादा बोलने पर भी डॉक्टर साहब ने मना किया है कि ताकि प्रॉब्लम होगी मेरे को टाँके वगैरह में जो अभी कटे नहीं है या निकले नहीं है, और वो सारी प्रिकॉशन ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं लगातार क्लास बना रहा हूँ, तो आप लोग उसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपका मल्टीपल रिवीजन हो सके और बढ़िया नंबर को गेन कर सके। अच्छा, मिजोरम में जो सीएम साहब बने वो बने लाल दुहोमा। इनकी खासियत है कि ये पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। जो यहाँ के सीएम है ये पूर्व आईपीएस अधिकारी भी थे। और राज्यपाल की बात करेंगे तो मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू जी है। विधानसभा स्पीकर की बात करेंगे तो इनका हिंदी में तो नाम नहीं बन पा रहा था, तो मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया, लाल बियाक जामा। और जो सरकार है ये जोरम पीपुल्स मूवमेंट दल की सरकार बनी है, जिसको हम लोग जेडीपीएम कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि मिजोरम की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये चुनाव जो हुए थे पांचों राज्यों में, ये चुनाव 13 अक्टूबर से शुरू हुए और 30 नवंबर तक ये संपन्न हुए। और इनका जो परिणाम दिया इलेक्शन कमीशन ने, ये 3 दिसंबर को जारी किया गया था। तो ये आपके 5 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव थे जहां से इस बार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं हम जरा हुरून इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। हुरून इंडिया क्या है? तो यहाँ पर देखो कि हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची जारी की गई 13 दिसंबर 2023 को। अंडर 30 का मतलब होता है कि 30 साल से कम उम्र की वो बच्चे जो कहीं ना कहीं स्टार्टअप में अपनी एक पहचान बना रहे हैं और अपने एक टॉप रैंकर जो है कि प्राप्त हो रहा है। तो 30 वर्ष से कम उम्र के 100 उद्यमियों की सूची है, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं आपके केवल्य बोहरा, जेप्टो। एक जेप्टो कंपनी का बहुत सारा एडवर्टीजमेंट देखते होगे मोबाइल में, जो कहती है कि विद इन 10 मिनट के अंदर हम आपको डिलीवरी कर देते हैं प्रोडक्ट की। आपको दूध मंगाना है, आपको कोई खाने का सामान मंगाना है, आपको कोई घरेलू इमरजेंसी सामान मंगाना है, तो 10 मिनट के अंदर वो जहां पर भी अपनी वो सर्विस दे रहे होते हैं, तो उस शहर में 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाती है। चाहे फूड डिलीवरी हो, चाहे वो ईटिंग डिलीवरी, चाहे वो ग्रोसरी हो, कोई भी प्रकार की। तो केवल्य बोहरा और उसके एक सेकंड को फाउंडर आते हैं आदित्य पलीचा, ये भी जेप्टो से ही संबंधित है। तो वही जेप्टो है जो आप यूट्यूब वगैरह रील्स देखते समय एडवर्टीजमेंट देखते हो। और थर्ड नंबर पे आते हैं आपके नीलकंठ भानु प्रकाश, जो कि भंजू एडटेक एक कंपनी है, उसके ये ऑनर है या ये उसके संस्थापक हैं। तो ये 3 प्रमुख कंपनियां जो अंडर 30 एज के बच्चे हैं, और इन्होंने इस तरीके के उद्यमियों की लिस्ट एक जारी की है। फिर बात करेंगे भारत बांग्लादेश के संबंधों की, जरा बात कर लेते हैं, तो इसको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो भारत और बांग्लादेश की बात करें तो 1 नवंबर 2023 को अगरतला त्रिपुरा और अखाउरा, इसको अरवाउरा नहीं अखाउरा जो कि बांग्लादेश में है, इनके बीच एक रेल लिंक का उद्घाटन किया गया, जो कि पहला रेल लिंक है आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। इससे पहले जितने भी हमने रेल लिंक पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से कनेक्ट है, बांग्लादेश को कनेक्ट करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए ये पहला रेल लिंक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में पहुंचे, फिर बांग्लादेश के अखाउरा से हम अगरतला त्रिपुरा की ओर जा सकते हैं। तो जो चिकन नेक गलियारा है हमारा ऊपर सिक्किम के पास छोटा सा, उस पर हमारी जो है कि निर्भरता कम होगी, और हम भारत के लिए एक ट्रांजिट रूट तैयार कर पाएंगे कि अगर किसी वजह से इमरजेंसी आ जाती है तो हम इस रूट का प्रयोग करके नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा से अलग नहीं होने देंगे, और नॉर्थ ईस्ट में हम हर प्रकार की सुविधा प्रदान कर पाएंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि अखाउरा जो है कि कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में, और अगरतला त्रिपुरा में। और ये जो 12.24 किलोमीटर का जो डबल गेज लाइन तैयार किया गया, जिसमें से लगभग 5.46 है त्रिपुरा में है और 6.78 किलोमीटर बांग्लादेश में निर्मित किया गया। तो ये डबल गेज का मतलब डबल लेन की लाइन है, एक तरफ से ट्रेन आएगी और दूसरी तरफ से जाएगी। हालांकि इस पे 2 अन्य परियोजनाओं का और उद्घाटन किया गया, एक थी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और दूसरा बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, जिसे
भारत की एनटीपीसी और बांग्लादेश की जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड है इसके द्वारा मिलकर तैयार किया गया, जो कि 1320 मेगावाट की है। तो एक तो आपने देखा खुलना मोंगला पोर्टल जो रेल लाइन थी उसको शुरू किया गया, और दूसरा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जिसे एनटीपीसी द्वारा और पावर डेवलपमेंट बोर्ड बांग्लादेश के द्वारा निर्मित किया गया मिलकर संयुक्त रूप से। हालांकि इसका जो वित्तीय सपोर्ट था यानी कि जो वित्तीय फंडिंग थी वो भारत सरकार के द्वारा ही की जा रही थी और 1320 मेगावाट की थी। इसके बाद देखते हैं भूटान नरेश की यात्रा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम यात्राओं की बात करें तो ओमान की जो तारिम बिन हैथिक जो आए थे सुल्तान जी, वही सबसे अंतिम यात्रा है अभी तक की लेटेस्ट। एग्जामिनर के ध्यान से रखेंगे तो नेपाल से भी पूछ सकता है, भूटान की यात्रा पूछ सकता है, या फिर ओमान की यात्रा पूछ सकता है। अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, लेटेस्ट वाली यात्राओं को उठा के कोई भी प्रश्न पूछ लेता है। तो मैंने सारे पॉइंट कवर किए, आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन सब क्लास को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, भूटान नरेश की यात्रा की बात करें तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग की यात्रा 3 से 10 नवंबर 2023 को आयोजित हुई थी भारत में। और भूटान के जो नरेश थे इन्होंने जो भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना और पुनात सांगचू जल विद्युत पर धन्यवाद दिया, क्योंकि भूटान के नरेश ने जब 12वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया जा रहा था तो भारतीय सरकार से सहयोग मांगा था, समर्थन मांगा था। तो भारतीय सरकार ने अपना समर्थन भी दिया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार कराने में पूरी मदद की जाएगी। तो उसी के लिए धन्यवाद दिया इन्होंने। और साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा 1020 मेगावाट की भूटान में पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना को भी वित्त पोषण किया गया। तो उस पर भी भूटान नरेश ने भारत में आके धन्यवाद ज्ञापन दिया कि हम आपके आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना काम किया। लेकिन वहीं अगर हम रेल लिंक की बात करें तो कोकराझार जो कि असम में आता है और गेलेफू भूटान के बीच रेल लिंक पर एक सहमति भी शुरू हुई। कोकराझार असम में और गेलेफू भूटान के बीच एक रेल लिंक शुरुआत हुई। और अभी मैंने आपको बताया त्रिपुरा के अगरतला और अखाउरा बांग्लादेश, इनके बीच भी एक रेल लिंक परियोजना शुरू की गई है। और वहीं भूटान के द्वारा आईबीसीए में शामिल होने पर भारत ने भी जो है कि भूटान का स्वागत किया। आईबीसीए मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि बिग कैट का मतलब जो तेंदुए हो गए, लेपर्ड हो गए, टाइगर हो गए, चीता हो गया, जो बिग कैट अलायंस है वैश्विक स्तर पर तैयार किया गया जिसमें भारत की प्रमुख भूमिका है। तो भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि अपने पड़ोसी देशों को भी इसमें शामिल करे, जिसमें भूटान अब इसमें शामिल हो चुका है, जिसका भारत ने काफी अच्छा स्वागत किया। और तीसरे देश के लोगों के प्रवेश के लिए यानी कि भारत का भूटान में या भूटान का भारत में, इसके अलावा अगर हम दोनों देशों में कोई तीसरे देश के लोग प्रवेश करना चाह रहे हो तो असम के डारंगा तथा भूटान के सामद्रुंग जोंगखार में इमिग्रेशन एक चेक पॉइंट पर सहमति बनाई गई है। तो ध्यान देना कि असम के डारंगा में और भूटान के सामद्रुप जोंगखार में इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर एक सहमति बनेगी, जहां से तीसरे देश का कोई व्यक्ति, चाहे वो चाइना का हो, तिब्बत का हो, म्यांमार का हो, बांग्लादेश का हो, अगर भारत में प्रवेश करना चाह रहा है या भूटान में प्रवेश करना चाह रहा है तो इस चेक पॉइंट पे वो एक दूसरे की चेक इन कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात? तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अभी यहाँ पे क्लास कंप्लीट नहीं होगी, अभी और भी 20 मिनट अभी हम लोग कवर करेंगे ताकि करंट अफेयर्स को जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको आरओ के साथ यूपी पीसीएस की भी पूरी तरीके से फ्री तैयारी कराई जाती और हर चीज ऑथेंटिक के साथ। आप चाहे तो पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, वहां पे सब कुछ मटेरियल आपके लिए है। घटनाचक पूर्वालोकन के जो शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किए जिसमें बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला, बहुत सारे आप लोगों ने पीडीएफ को परचेस खरीदा और साथ ही साथ उस पर पॉजिटिव जो कमेंट किए, वो हमारी जो मेहनत थी वो हमें दिखी कि हाँ आप लोगों को वो चीजें पसंद आई, रिवीजन हुआ। तो उन क्लासेस को जरूर देख लेना, अदरवाइज वो फिर आपके नुकसान भी करेगी अगर आपने उसको नहीं देखा। अगर देखा है तो रिवीजन जरूर कर लेना, रिवीजन नहीं करोगे तो परेशान होगे, क्योंकि मैक्सिमम आपका 70% एग्जाम में प्रश्न वहीं से फंसेगा, ये गारंटेड है। जिन लोगों ने पीडीएफ ले रखी है उनके लिए तो बहुत मौज आएगी, जिसने नहीं ले रखी है वो कम से कम क्लास जरूर देख लें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं दोबारा। अच्छा, और भी क्लासेस की अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और वहां पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो संशोधन अधिनियम है 2023, ये आपका 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा से पारित हुआ, 14 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हो गया। सबसे पहले संशोधन करेगा 2009 के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम है उसमें संशोधन करेगा 2009 के में।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस विधेयक के द्वारा, एक संशोधन के द्वारा तेलंगाना में एक स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जा रहा है जो स्पेशली होगी जनजातियों के लिए। तेलंगाना में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित होगा और जिसका नाम रखा गया है समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो अब आप कहोगे कि क्या सर यहाँ पे केवल ट्राइबल लोग पढ़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। पढ़ने के लिए जनजाति के लोग भी पढ़ सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी पढ़ सकते हैं, माइनॉरिटी भी पढ़ सकती है, और जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, सभी लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाई करने का जो टॉपिक होगा, जो सिलेबस होगा, जो डिग्री होगी, वो स्पेशली होगी कि हमारे भारतीय समाज की जो जनजाति परंपरा है, चाहे जौनसारी की देख लो, थारू की देखो, टोडा की देखो, मैती की देखो, कुका, भील, गोंड, इन सभी जनजातियों के लिए एक स्टडी प्लान तैयार होगा। इन जनजातियों के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, इन जनजातियों की परंपरा को हम सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे और इनके लिए भविष्य में आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके लिए हम क्या नए नए समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पे तैयार की जाएंगी। तो बस इसी को ध्यान में रख के जो है कि शुरू किया गया। तो जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे पहले वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, जो वानिकी पे रिसर्च करेगा, वानिकी पे जो है कि आपको नॉलेज देगा, वानिकी के बारे में बताएगा, ग्रीनरी कैसे बढ़ानी है, हरियाली कैसे बढ़ानी है, तो तेलंगाना में स्थापित हुआ था। सेम उसी तरीके से एक सेंट्रल जनजाति विश्वविद्यालय स्टैब्लिश किया जा रहा है तेलंगाना में, जिसका नाम मैंने बता दिया कि समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, एक और रैंकिंग जारी की गई नीति आयोग के द्वारा, डेल्टा रैंकिंग जारी की गई और ये पहली बार ऐसी रैंकिंग है। डेल्टा रैंकिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले आकांक्षी जिलों की रैंकिंग तो जारी होती थी, लेकिन ये पहली बार है कि आकांक्षी ब्लॉक के स्तर पे भी रैंकिंग जारी की गई है। पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे जारी होती थी, एडीपी हम लोग पढ़ते थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इस पर रैंकिंग भी जारी होती थी नीति आयोग के द्वारा। लेकिन पहली बार है कि ये एक प्रोग्राम चलाया गया, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, यानी एबीपी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो इसी में डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। तो आकांक्षी ब्लॉकों और आकांक्षी जिलों की उपलब्धि पर 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के द्वारा ये डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, और जिसमें पहली जो रैंकिंग मिली है ब्लॉक के आधार पे, तो तिरियानी कुमरम ब्लॉक को मिली है, जो कि आसिफाबाद जिला तेलंगाना में है। तो आपसे अगर यही पूछ ले कि भाई पहला कौन सा ब्लॉक है जिसको डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग ने जारी की है, तो पहले नंबर पे आता है आपका तिरियानी कुमरम ब्लॉक, जो कि तेलंगाना में है। दूसरे नंबर पे हमारा यूपी स्पेशल है। सेकंड स्तर पे कौसाम्बी ब्लॉक आता है, जो कि आपके कौसाम्बी जिला प्रतापगढ़ के पास जो पड़ता है, इलाहाबाद प्रतापगढ़ के पास, तो वहां पर संबंधित है। तो दूसरी रैंकिंग किसे मिली? कौसाम्बी ब्लॉक को। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अक्टूबर 2023 को अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रैंकिंग के अंतर्गत जिलों की बात करें, क्योंकि अभी तो हमने ब्लॉक की बात की, पहला नंबर ब्लॉक को मिला तिरियानी कुमरम ब्लॉक को, दूसरा नंबर मिल गया कौसाम्बी को। लेकिन अगर हम आकांक्षी जिलों के पहले जिले की रैंकिंग मिली है रायगढ़ जिला ओडिशा में, और दूसरी रैंकिंग मिली जमुई जिला बिहार में। तो ये आपके अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आए हैं, जिनको यहाँ पे आकांक्षी जिलों के तहत ये प्रोग्राम मिला। तो ये 2 रैंकिंग जारी की गई थी डेल्टा रैंकिंग के रूप में नीति आयोग के द्वारा। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जहां से प्रश्न अक्सर ही पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आयोजित हुआ है 54 नंबर का भारत का, क्योंकि अक्सर ये आयोजित ही पणजी गोवा में हो रहा है पिछले 5-6 सालों से, आप देखोगे तो इससे रिलेटेड प्रश्न बनेगा कि इसकी आयोजन स्थल कहाँ पे है, तो पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। गोवा में जब आप जाओगे तो वहां के लोग पणजी को पणजी नहीं बोलते, पंजिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजिम। और वहीं पे एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर वास्को डिगामा भी है। तो अब ये मत सोच देना कि मैं गोवा घूमने गया हूँ, बल्कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह गए तो उन्होंने मुझे बताया, तब मुझे ये जानकारी मिली, तो मैंने सोचा आपसे भी जानकारी शेयर कर दूं कि वहां के लोग गोवा की राजधानी पणजी नहीं पंजिम बोलते हैं। अच्छा, तिथि की बात करेंगे तो 20 से 28 नवंबर 2023 के बीच अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो जूरी अध्यक्ष थे वो आपके शेखर कपूर जी इसमें जूरी के अध्यक्ष बनते हैं। जो निर्णायक समूह होता है, जो डिसीजन लेता है, तो उसके एक अध्यक्ष होते हैं, तो उसमें शेखर कपूर जी को रखा गया। और जूरी का जो विशेष पुरस्कार दिया गया था वो फिल्म निर्देशक ऋषभ शेट्टी जी को दिया गया, जो एक कन्नड़ फिल्म थी कंतारा पे, जो जंगल में कांतारा एक मूवी थी, जो आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा, हालांकि मैंने देखी है, जिसमें अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए मूवी बनाई गई थी, और कुल देवता के द्वारा जो गलत काम को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस पर आधारित थी कांतारा मूवी। तो उसके जो डायरेक्टर थे ऋषभ शेट्टी, इनको जूरी का विशेष पुरस्कार दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज की बात करेंगे तो दीपक मिश्रा पंचायत 2, जी हाँ, ये वही पंचायत 2 है जो बलिया के फुलेरा गांव में आयोजित की गई थी, जिसमें एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, देख रहे हो विनोद,
आप लोगों ने सुना भी होगा कि देख रहे हो विनोद। तो ये जो जीतू भैया के साथ तैयार की गई थी ये मूवी, वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है। पंचायत आप देखिएगा, पहला और दूसरा सीज़न बहुत ही पसंद आती है यहाँ पे। तो फुलेरा के ग्राम प्रधान जी होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायत 2 को दी गई। अब उसका तीसरा सीज़न भी आने वाला है। तो ये सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज थी। और सत्यजीत रे पुरस्कार, क्योंकि ये योगदान के लिए होता है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए या वैश्विक स्तर पे, तो माइकल डगलस जी को दिया गया। जबकि भारतीय सिनेमा में योगदान हेतु विशेष पुरस्कार माधुरी दीक्षित जी को दिया गया। जो कहाँ से सांसद है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अब सबसे नीचे आते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे। तो निर्देशक थे अब्बास अमीनी की एक फिल्म है एंडलेस बॉर्डर। ध्यान देना, एंडलेस बॉर्डर एक मूवी है जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का पुरस्कार मिलता है। और इसी में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी थे रहीमी सैम, जो कि एंडलेस बॉर्डर में थे। तो अभिनेता और फिल्म तो एक ही है। निर्देशक की बात करेंगे तो स्टीफन कोमांडेरेव थे। और अभिनेत्री की बात करेंगे तो मेलेनी पियरी। बस इतना ही आपको याद करना है, और इससे ज्यादा इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तो यही 5-6 प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न अगर रखना होगा उसे तो यही रखेगा और कुछ नहीं रखेगा। अब चलते हैं यूनेस्को पे बात करते हैं, जरा यूनेस्को के बारे में चर्चा कर ले। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनेस्को ने क्या पॉइंट रखे हैं। तो यूनेस्को से संबंधित जो 3-4 पॉइंट थे, अलग अलग जगह पे करंट अफेयर्स के टॉपिक थे। जो लोग घटनासार को फॉलो कर रहे होंगे बुक को, तो वो कंफ्यूज ना हो, मैंने एक ही जगह पे यूनेस्को से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के 3-4 पॉइंट थे वो एक ही जगह पे शामिल कर लिए। जैसे पहला, दिसंबर 2023 को गरबा नृत्य, जो कि गुजरात में होता है, सामान्यतः नवदुर्गे के अवसर पे होता है, नवरात्र के समय होता है, भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया। और इससे पहले 14वें नंबर पे 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। तो ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, तो 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा शामिल हुई थी। और गरबा नृत्य इस बार शामिल हुआ है गुजरात से। ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गई। तो एक तो अपडेट ये है। दूसरी अपडेट इससे संबंधित है, आपकी यूनेस्को से संबंधित, कि अक्टूबर 2023 में, यहाँ दिसंबर 2023 तक का हो गया, अक्टूबर 2023 में क्रिएटिविटी शहर, जिसको हम लोग क्रिएटिव शहर या सृजनात्मक शहर की सूची में 2 शहर शामिल किए गए। एक तो था कोझिकोड केरल का, दूसरा ग्वालियर एमपी का। कोझिकोड को शामिल किया गया साहित्यिक शहर के रूप में, और ग्वालियर को शामिल किया गया आपके संगीत शहर के रूप में, क्योंकि ग्वालियर से ही बिलोंग करते थे अकबर के दरबारी तानसेन जी। और कोझिकोड केरल जो है कि दक्षिण भारत का प्रमुख साहित्यिक शहर है, जहाँ पे बहुत ही प्रमुख साहित्य की रचना की गई है। तो यूनेस्को ने 2023 अक्टूबर में एक लिस्ट जारी की थी क्रिएटिव सिटीज के नाम से। तो यहाँ पे इन 2 शहरों को भी मैंने एक ही जगह पर शामिल कर दिया गया। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि सितंबर में हमारी विश्व धरोहर की साइट में इंक्रीमेंट देखने को मिला। 2 नई साइट को शामिल किया गया, जिसमें आप देखोगे कि भारत की अब टोटल सृजनात्मक शहरों की संख्या तो 8 हो गई है, जो कि विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को घोषित किया गया था। वहीं विश्व की जो धरोहर संख्या होती है, विश्व धरोहर संख्या, वो भारत की होगी 42, जिसमें एक मिश्रित है ही पहले से कंचनजंगा की, 7 प्राकृतिक स्थल है और 34 सांस्कृतिक स्थल है। 34 सांस्कृतिक स्थल है। अब आप कहोगे सर अभी तो हमने पढ़ा अमूर्त सांस्कृतिक वाला, गरबा नृत्य पढ़ा, दुर्गा पूजा पढ़ा। तो अमूर्त सांस्कृतिक है, वो स्थल नहीं है, बल्कि वो हमारी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। वो कोई स्थल नहीं है जहाँ पे आप घूम सकते हो, देख सकते हो। ये एक पूजा पद्धति होती है सांस्कृतिक तरीके से, लेकिन अमूर्त होती है, जो कहीं ना कहीं अपने विचारों को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। तो गरबा नृत्य शामिल हुआ, वो अलग चीज हो गई। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि स्थलों की बात कर रहे हैं जो भारत में विश्व धरोहर स्थल 42 हो चुकी हैं, जिसमें 41 नंबर पे आती है शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में, जिसकी स्थापना विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और 42 नंबर पे आती है होयसल के पवित्र समूह जो मंदिर हैं, जिसको हम लोग होयसलेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ये एक मंदिर नहीं बल्कि 3 अलग अलग मंदिरों का एक ग्रुप होता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। जिसमें एक मंदिर होता है होयसलेश्वर मंदिर, हेलेबिड में होता है। दूसरा चन्ना केशव मंदिर बेलूर में होता है। तीसरा केशव मंदिर सोमनाथपुर में होता है। तो ये तीनों ही मंदिर होयसलेश्वर समूह के अंतर्गत आते हैं, और ये 42वीं जो है कि विश्व धरोहर मानी जाती है भारत के अंतर्गत। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 2021 में धौलावीरा गुजरात, जो कि हड़प्पा स्थल है, एवं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना को इसमें शामिल ऑलरेडी कर लिया गया है। तो आप देखोगे कि 41 नंबर पे विश्व शांति निकेतन और 42वें नंबर पे होयसल के जो मंदिरों का समूह है, चन्ना केशव और होयसलेश्वर, इन तीनों को भी अब विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। तो यूनेस्को के जो 3 पॉइंट अलग अलग थे, आपके विश्व धरोहर को मैंने शामिल किया, क्रिएटिव सिटीज को शामिल किया जिसमें कोझिकोड ग्वालियर, और साथ ही साथ
जो आपका गरबा नृत्य है, दुर्गा पूजा है, इसको भी मैंने एक ही जगह पे शामिल कर लिया गया। तो अब इसको आप रिवीजन करोगे तो कहीं भी आपको परेशान नहीं होना होगा, भटकना नहीं पड़ेगा। बस आसानी से आपको याद करने और यही प्रश्न सीधे-सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड तो अलग होता है, यूपीएससी तो जाता है इसके डेप्थ में पूछता है, लेकिन आरओ या पीसीएस में आपसे इसी तरीके के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कोई पूछा जाएगा और आपको यही सारी चीजें डायरेक्ट टू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। फिर एक देखते हैं हम घोल मछली के बारे में बात कर लेते हैं। भाई घोल मछली क्यों चर्चा में? क्योंकि अभी अहमदाबाद में 2 दिवसीय एक वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया विश्व के स्तर पे, जिसमें विश्व के स्तर पे मत्स्य पालन एक सम्मेलन हुआ। तो इस दौरान जो गुजरात के सीएम साहब थे, और कौन है सीएम ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, इन्होंने घोल मछली को अपने राज्य की राज्य मछली घोषित किया। किसकी? गुजरात राज्य की जो राज्य मछली होगी वो घोल मछली होगी। और विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया था? 21 नवंबर को, क्योंकि इसी समय 2 दिवसीय जो है कि मत्स्य पालन सम्मेलन हो रहा था। अच्छा, इस घोल मछली का अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोटोनोबिया डाइकैंथस, और इसे सोने के दिल वाली मछली कहते हैं। और ऐसा नहीं कि अब ये सोने का दिल देती है, बल्कि इसका नाम दिया गया, टाइटल दिया गया कि ये सोने के दिल वाली मछली होती है। तो इस मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है। अब यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ेंगे बाराकूडा, क्योंकि आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि हम लोग 20 टॉपिक को कवर कर लें, ताकि जितना कम हो सकेगा, मतलब जितना अधिक से अधिक हम कवर कर लेंगे तो अगली 2-3 क्लास में आपका नेशनल कवर हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न नेशनल से ही बनते हैं। तो ये 2-3 क्लास में कवर हो जाएगा। देखते हैं बाराकूडा की बात करें तो अब जरा इसे देख लेते हैं कि बाराकूडा क्या होता है। भाई बाराकूडा जरा इसके बारे में भी देखते हैं। तो बाराकूडा की अगर हम बात करें तो ये भारत की सबसे तेज सौर विद्युत नाव, ध्यान देना, सौर विद्युत एनर्जी नहीं, सौर विद्युत नाव, सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम बाराकूडा है। तो आपसे पूछ सकता है सिंपली कि भाई बाराकूडा किससे संबंधित है? एक नाव है, जहाज है, क्या है? और इसका ये जो नाम रखा गया, ये बाराकूडा नाम की जो लंबी मछली है ना, उस पर रखा गया, और इसका निर्माण किया गया नोवाल्ट सोलर कंपनी के द्वारा। तो भारत में इसका निर्माण किया गया नोवाल्ट सोलर कंपनी के द्वारा, और ये एक सौर विद्युत नाव है जो कि सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। यानी इस बोट के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी वो सोलर के द्वारा होगी, और ये बहुत तेजी से चलती है, और ये बाराकूडा के नाम पर रखी गई है। अब यहाँ पे यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की नहीं बल्कि हम उत्तराखंड की बात करेंगे, इसको जो जीआई टैग मिला है। अब बात आएगी कि सर आप जीआई टैग इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूपी का पेपर है। लेकिन इसने एक कीर्तिमान स्थापित किया कि एक दिन में सबसे अधिक जो है कि इसने जीआई टैग प्राप्त करते हुए ऐसा ये पहला राज्य बन गया पूरे भारत में कि पहला राज्य जिसको सबसे अधिक एक दिन में जीआई टैग मिले। तो ये पहला राज्य जिसे एक दिन में टोटल 18 जीआई टैग मिले, और अब इसके टोटल जीआई टैग हो गए 27। तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जिसको एक दिन में 18 जीआई टैग मिले हो। प्रमुख उत्पाद की बात करेंगे तो 18 प्रमुख उत्पाद मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ। एक तो बेरीनाग चाय आपको पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है आप लोग उत्तराखंड को चाय से कनेक्ट ना करो, आपको लगेगा असम में खेती होती है, दार्जिलिंग में खेती होती है, दक्षिण भारत में होती है, उत्तराखंड में तो होगी नहीं। तो बेरीनाग चाय यहाँ की है। वहीं एक लाल चावल होता है, और एक काला भट्ट, काला भट्ट को हम लोग काला सोयाबीन भी कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख उत्पाद है यहाँ के जिनको जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग की बात करेंगे तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, या यूं कहूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक जीआई रजिस्ट्री होती है, वही जीआई टैग प्रदान करता है। और इसी दौरान लद्दाख को भी एक जीआई टैग दिया गया, जो कि लद्दाख में एक सीबक थॉर्न एक पौधा होता है जिसको सामान्य भाषा में लेहबेरी कहते हैं, ठीक है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। तो सीबक थॉर्न कहाँ का है? लद्दाख का। उत्तराखंड इसको कनेक्ट नहीं करना है। इसका अन्य नाम अगर आप देखोगे तो वंडर प्लांट हो जाएगा, लद्दाख गोल्ड हो जाएगा, गोल्डन बुश हो जाएगा, ठंडे रेगिस्तान की सोने की खान, या लेहबेरी। तो ये इस प्रकार से आपको याद करना है। अब हम चलते हैं अगला, जो भारत का पहला या सबसे बड़ा दिव्यांग जन प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है एमपी में, तो उस पर भी जरा बात कर लें। तो पीएम मोदी जी ने ग्वालियर एमपी में दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया 2 अक्टूबर 2023 को। ये चुनाव से पहले की बात है, क्योंकि चुनाव हमारे बाद में शुरू हुए थे 13 अक्टूबर के आसपास। तो उसी दौरान यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा ग्वालियर में, कहाँ पर? ग्वालियर में देश का पहला ऐसा खेल प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पे जो दिव्यांग जन होते हैं, जो किसी शरीर से विकलांग होते हैं, किसी के हाथ पैर कट गया किसी वजह से, तो इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि अब आप लोग देखते हो ओलंपिक खेल तो होते ही है, पैरालंपिक खेल भी होते हैं। पैरालंपिक का मतलब होता है जहां पे दिव्यांग लोग खेलने जाते हैं। तो अगर हम भारत के दिव्यांगों को अच्छी ट्रेनिंग दे सकेंगे तो पैरालंपिक में भी अच्छे हम कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे। हालांकि बहुत बार हम लोगों ने स्थापित किए हैं। पिछली बार जो पैरालंपिक हुआ तो कई सारी महिलाओं ने अच्छी प्रतिभा दिखाई वहां पे, जो कि किसी न किसी शरीर से विकलांग थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रतिभा दिखाई।
तो अगर भारत में इस तरीके का जो सेंटर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यहाँ पर जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो और भी बढ़िया परफॉर्म हम कर पाएंगे और ऐसे दिव्यांगजनों की और प्रतिभा का क्या करेंगे, निखार कर सकते हैं उसकी प्रतिभा का। तो ये ग्वालियर में खोला जा रहा है और इसका जो नाम रखा गया है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में ओपन किया गया है। अब हम चलते हैं दुनिया का पहला 3D मंदिर की बात करेंगे। तो जरा बात कर लेते हैं। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना में सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में 28 नवंबर 2023 को किया गया। अब 3D पेंटिंग क्या होती है? 3D मंदिर हो गया, 3D पेंटिंग क्या होती है? केवल आपको देखने को महसूस होगा, आप उसे छू नहीं सकते हो। 3D मतलब 3 डायमेंशन के तरीके से होती है, डिजिटल होती है। तो आप यूट्यूब पे डालोगे ना जब 3D टेम्पल, तो तेलंगाना का ही 3D टेम्पल आएगा, उसको आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बुरुगुपल्ली में जो है कि खोला गया है और कहाँ पे, तेलंगाना में। इसका निर्माण जो किया गया अप्सुजा इंफ्राटेक के द्वारा किया गया। कौन सी कंपनी? अप्सुजा इंफ्राटेक। और इसमें 3 मुख्य गर्भगृह होंगे। हालांकि हर मंदिर में तो एक गर्भगृह होना चाहिए। गर्भगृह का मतलब होता है जहां पे जो देवता प्रमुख रूप से स्थापित किया था, लेकिन इसमें 3 गर्भगृह होंगे और 3 गोपुरम शिखर। गोपुरम मतलब होता है आपका जो निकलने का जो स्थान होता है, वहां से शिखर बनाए जा रहे हैं। तो 3 जो देवता हैं, तो एक तो गणेश को समर्पित होगा मोदक के नाम से, एक शिव को समर्पित होगा चौकोर शिवालय के नाम से, एक पार्वती को समर्पित होगा कमल आकार का। तो ये 3 प्रकार के गोपुरम शिखर होंगे। मोदक मतलब जो गोल गोल लड्डू होता है, गणेश जी को लड्डू पसंद होता है, तो मोदक हो गया वो। और शिव जी का शिवालय बनेगा और पार्वती जी का कमल आकार का मंदिर बनेगा। तो ये 3 प्रमुख देवताओं को ये समर्पित किया गया तेलंगाना में। तो अगर मान लीजिए देवता का ही पूछ ले कि किसको समर्पित किया गया, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए अब 1-2 पॉइंट और हम लोग कवर करते हैं। तो जैसे पॉइंट नंबर हमारा 20 है कि अक्टूबर 2023 में इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ ही केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसके सभी 14 जिलों में इस केंद्र को ओपन किया गया। जैसे यूपी में हमारे 75 जिले हैं, लेकिन हर राज्य में हर जिले में हमने इस प्रकार का कोई हॉलमार्किंग सेंटर नहीं स्थापित किया गया। केवल भारत का जो BIS मानक होता है, हालांकि अब तो इसमें भी सुधार हो गया है, हम इसको भी कवर कर लेंगे करंट अफेयर्स में। तो जो BIS मानक होता है वो एक दे दिया जाता है कि भाई गोल्ड अगर आप बना रहे हो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, तो इसका एक मानक होता है जिसको फॉलो किया जाता है। लेकिन केरल ने क्या किया कि हर जिले में ऐसा हॉलमार्किंग एक सेंटर खोल दिया है गोल्ड के लिए। और ऐसा करने के बाद केरल भारत का पहला राज्य हो गया जहां के 14 जिलों में यह व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। और इसका शुभारंभ जो हुआ इडुक्की से हुआ। इडुक्की कहाँ का जिला है? केरल का जिला है। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेने का घरेलू परिचालन शुरू किया। क्योंकि जो क्रूज होते हैं जो बड़े बड़े, तो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूज लाइनर था कोस्टा सेरेना, इसका घरेलू परिचालन शुरू किया। और यह क्रूज इटली कार्निवल कॉरपोरेशन का हिस्सा भी माना जा रहा है। तो कोस्टा सेरेना क्या है? एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है जो कि मुंबई में इसका सबसे पहले सर्बानंद सोनोवाल ने शुभारंभ किया। अब बात करेंगे नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर एक बकरी की एक प्रजाति है। ध्यान देना, तहर कोई चिड़िया उड़िया नहीं बल्कि ये बकरी की एक प्रजाति है जिसको अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु घोषित कर दिया है और नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है, जिसके तहत हम इस नीलगिरी जो बकरी की जो प्रजाति है जो नीलगिरी पर्वतों पर ज्यादातर पाई जाती है, उसके संरक्षण प्रोग्राम को शुरू किया गया ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। और इससे संबंधित कुछ नहीं है क्योंकि यह पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो कि समाप्त होने के कगार पे है। और इसका एक अन्य नाम होता है माउंट मोनार्क। तो यहां तक हमने 22 करंट अफेयर्स पॉइंट को कवर किया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे फैक्ट आपने देखे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ इसकी PDF के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके वहां पे व्हाट्सएप नंबर पे परचेस करने की पूरी डिटेल ले सकते हैं। और साथ ही साथ घटना चक्र पूर्वालोकन की जो शॉर्ट नोट्स है वो भी आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और RORO की जो PYQ हैंड रिटन नोट्स, PDF की बात नहीं कर रहा हूँ, PDF ऑलरेडी हमने पोस्ट कर रखी है RORO की, यूथ कंपटीशन की, घटना चक्र की, सभी की टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन जो हैंड रिटन नोट्स में तैयार किया था कम समय में आप रिविजन कर पाए, उसको भी आप परचेस कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, पूरी की पूरी प्री और मेंस की सभी चीजें। तो सारी जानकारी आपको PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, वहां से आप परचेस कर सकते हो। और ये भी PDF आप इजीली अब वहां से परचेस कर सकते हो 18 तारीख के बाद। अगर आप 18 तारीख से पहले वीडियो देख रहे हो, 16 को, 17 को, 18 को, तो आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी काम चल रहा है उस पर, प्रॉपर नोट्स में तैयार करवा रहा हूँ।
और उसके बाद 18 के बाद आपको ये PDF मिल जाएगी। तब तक आप लोग क्लास से इसको पूरा तैयार करते रहिए, पूरी तैयारी आपकी बेहतर होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।